हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मेरा नाम है समरेश श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। आज मैं आपके लिए ये हमारा 6th लेक्चर होने वाला है। हमारी कंप्लीट सीरीज चल रही है, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। हम ये कंप्लीट जीएस जीए की सीरीज लेके आए हैं आपके लिए और ये टारगेट हम कर रहे हैं ग्रुप डी को। रेलवे ग्रुप डी के लिए है, एनटीपीसी के लिए है। एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 होना है, अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम तो पता नहीं कब करवाएगी सरकार, लेकिन हमें अपनी तैयारी में पीछे नहीं रहना है। ये उन बच्चों के लिए भी फायदेमंद है जो एफकेट की तैयारी कर रहे हैं। अभी नोटिफिकेशन निकली है, उसकी डिटेल्स मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। उसके अलावा एसएससी वाले बच्चे, वनडे जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपके, सबके लिए ये कोर्स आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। मेरा टारगेट ये है कि 40 से 50 क्लासेस के अंदर आपको एक पूरा राउंड घुमा दूं मैं जीएस का, जीए का, कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आए, एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आए। एक बार आप मेरे पुराने लेक्चर्स जाके देखो, ये छठा पार्ट है इसका। इससे पहले कि आप देखो, आपको समझ में आएगा कि यहां पे जो क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चंस के थ्रू मैं ऑल ओवर सारे कंसेप्ट्स कवर करने की कोशिश करता हूं कि मैं आपको एक क्वेश्चन के हेल्प से 10 से 15 करवा दूं। और ये क्वेश्चंस मैंने सिर्फ सिलेक्टेड उठाए हैं, कम से कम उठाए हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर बार बार पूछे गए हैं। एनटीपीसी के इस साल के जो हैं वहां से उठाए हैं। उसके अलावा ग्रुप डी हो गया आपका, एएलपी, जेई, रेलवे के क्वेश्चंस को उठा के मैंने एसएससी लेवल तक को कवर करने की कोशिश करी है। और हम यहां पे सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको इस लेक्चर को यूज किस तरीके से करना है, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। जो मैं लिखवा रहा हूं प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे तो पहले ये देख लो, फिर जाके वो देख लेना, आपको कंटिन्यू करने में बड़ा मजा आएगा। हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी के हिसाब से चल रहे हैं, हमने एग्जाम निकालना है, इस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कुछ भी चीज मैं छोड़ नहीं रहा हूं आपके लिए। इतना अच्छा कोर्स आपको फ्री में पूरे यूट्यूब पे मेरी गारंटी है कि नहीं मिलेगा अभी। दूसरी बात, आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर देख के अपने पास मत रखा करो। चैनल को एक तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है। इसी वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का एक बटन दिख जाएगा सब्सक्राइब का, उसे करके आप इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू कर रहे हैं अपना आज का लेक्चर। 2 से 3 क्लासेस मैक्स टू मैक्स बची हैं। इसके बाद आपका इंडियन पॉलिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और इसके साथ में थोड़ा थोड़ा स्टैटिक जीके भी मैं आपको बताता रहता हूं। हालांकि मैं उसके लिए अलग से भी आपको इसी कोर्स के अंदर क्वेश्चंस लेके आऊंगा, उतने करा दूंगा कि आपके एग्जाम में जाने लायक आप हो जाओ। हमने एग्जाम निकालना है, उसी के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ो इसको। Who is the first female चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन है? ये पेपर में कई बार आपके क्वेश्चन आए, ग्रुप डी का सवाल है। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन की हेल्प से कितने क्वेश्चंस और कवर कर सकते हैं। तो पहले तो इस क्वेश्चन का जवाब ले लो। ये है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी का टाइम पीरियड 1963 से लेकर के 67 तक चला था। पहली बात, इतना आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन बनता है, सबसे पहली भारतीय गवर्नर कौन बनी थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। अब सीएम से रिलेटेड आपके पेपर में क्या क्वेश्चन बनता है, मैं आपको वो यहां पे करवा देता हूं। देखो, सीएम जो है ना, सीएम की पहली बात तो एज कितनी होनी चाहिए? कम से कम अगर आपको सीएम बनना है, चीफ मिनिस्टर बनना है, तो 25 वर्ष। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए भी 25, लेजिस्लेटिव असेंबली बनने का, विधानसभा का मेंबर बनने के लिए भी 25। और ये जितनी एजेस हैं, ये मैंने आपको पिछले से पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बॉक्स में बना के मैंने आपको बताई हैं ये बातें, तो पहले आप उसको जाके देख सकते हो। दूसरी बात देखो, चीफ मिनिस्टर जो है उसको अपॉइंट करता है गवर्नर। इसके लिए हम वोट डालते हैं, विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, वो सारी प्रक्रिया आपको पता होगी। हमने देखना है एग्जाम में क्या आता है। चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो स्टेट में होते हैं, उससे रिलेटेड 2 आर्टिकल्स आपको ध्यान रखने हैं, 163 और 164। और सेंटर के लेवल पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर होता है, उससे रिलेटेड 74 और 75 मैंने कल बताया था आपको। तो जो प्रावधान इन दोनों के अंदर है, वही इन दोनों के अंदर है स्टेट लेवल पे। देखो, 163 आर्टिकल ये बोलता है कि देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। गवर्नर जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेगा, जो भी एक्शन लेगा, जिसको भी अपॉइंट करेगा, गवर्नर का जो भी एक्शन होगा, वो सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के कहने पे ही लिया जाएगा। यह लिखा है आर्टिकल 163 में। इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो कि सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कुछ आए तो या तो 163, और 164 में क्या लिखा है? 164 में यह लिखा है कि गवर्नर जो है, जो गवर्नर है वो अपॉइंट करता है किसको?
एक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को किसके कहने पे, सीएम के कहने पे, और सीएम को भी गवर्नर ही अपॉइंट करता है। तो स्टेट में जो भी एक्शन लिए जाते हैं वो गवर्नर के नाम पे लिए जाते हैं, पीछे पावर एग्जीक्यूटिव की होती है, और सेंटर पे जो भी एक्शन लिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। इसलिए इनको नॉमिनल हेड भी कहा जाता है, जो सिर्फ नाम के हेड है। तो जितने भी एक्शन, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो या तो गवर्नर से आते हैं या प्रेसिडेंट से आते हैं। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है मैं आपको साथ साथ लिखवा रहा हूं। एक क्लास के अंदर मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, शायद कल परसों में आ जाए, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट और 12 शेड्यूल्स आपको एक साथ बता दूंगा कि जो पेपर में आते हैं। हमने सब याद नहीं करना, हमने सिर्फ पेपर ओरिएंटेड तैयारी रखनी है। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर अपना नीति आयोग का चेयरमैन है, पहले प्लानिंग कमीशन का था, उसी तरह से सीएम जो है स्टेट प्लानिंग बोर्ड का चेयरमैन होता है। तो स्टेट प्लानिंग बोर्ड, इसका चेयरमैन होता है सीएम। जो फंक्शन पीएम के सेंटर पे हैं वही स्टेट में सीएम के होंगे, और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में, इसलिए मैं करा रहा हूं। एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, उसका मेंबर होता है सीएम। सारे सीएम इसके मेंबर होते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के। तो जो सवाल इससे बनते थे, अभी आगे और बनेंगे, वो भी मैं आपको कराता चलूंगा। फटाफट लिखना है, मैं इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के रख रहा हूं कि आपको, हमने चीजें बहुत सारी कवर करनी है, टाइम कम है, एफर्ट लगाना है ज्यादा, जिससे कि आपका एग्जाम निकले। हमें टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। Who is called the head of administration of union territory in the Republic of India? भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? अभी बात हो रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर की, लेफ्टिनेंट गवर्नर की। तो एक काम करते हैं, गवर्नर से रिलेटेड जो भी आपके पेपर में सवाल बनेगा, हम एक ही क्वेश्चन के थ्रू सब कवर कर लेते हैं। पहली चीज आ जाओ, देखो गवर्नर जो है, गवर्नर किसी भी स्टेट का, पहली बात तो स्टेट में होते हैं गवर्नर और यूनियन टेरिटरीज में होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब ये गवर्नर जो है, पहली बात तो गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? तो ये करता है प्रेसिडेंट। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल जो आपके पेपर में बार बार लगातार पूछा जाता है, इसको अपने दिमाग में, जहन में बिठा लो, 155, क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है। प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है, और ये एजेंट होता है, इसको ऐसा कहा जाता है एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है। गवर्नर के लिए कोई स्पेसिफिक इलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअल पावर सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होती है। तो प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है। समझ गए? जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा, उसके प्लेजर में गवर्नर रहेगा। गवर्नर का नॉर्मल टेन्योर 5 साल का होता है, 5 इयर्स का, ठीक है। और गवर्नर को हटाने की पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। ये अपना रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही देगा। कौन किसके सामने शपथ लेगा, कौन किसके आगे रिजाइन करेगा, टोटल 6 मेन चीजें आपको ध्यान रखनी है। वो मैं आपको पिछले लेक्चर में करा चुका हूं। फर्स्ट देखो, सेकंड देखो, थर्ड देखो। यहां जो हमारा लेक्चर चल रहा है, अभी तक जो बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ 6ठे लेक्चर तक, और जो आगे रहेंगे, इस बात की तो गारंटी है, जो यहां तक है वो आगे भी जाएंगे। और जो आज तक आए उनको पता लग गया होगा उनकी पॉलिटी के ऊपर क्या ग्रिप आई है, कि हाँ पेपर में यार ऐसे ही सवाल बनते हैं, हमें सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारा टारगेट है रेलवे, हमें 1 डे एग्जाम जितने हैं उससे ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। गवर्नर मैंने आपको बता दिया 155 आर्टिकल के अंदर। अब गवर्नर से रिलेटेड कुछ और बातें जान लेते हैं कि गवर्नर जो है उसको हटा प्रेसिडेंट सकता है। गवर्नर किस किस को अपॉइंट करता है, जो उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है? एक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कौन से आर्टिकल के अंदर बताया था मैंने आपको? 164 के अंदर। समझ गए? 164 के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। ये भाई साहब एडवोकेट जनरल को भी अपॉइंट करता है। एडवोकेट जनरल वही पोजीशन है जो सेंटर में अटॉर्नी जनरल की होती है। अटॉर्नी जनरल का जो काम सेंटर पे होता है वो एडवोकेट जनरल का स्टेट में होता है। अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड आर्टिकल होता है 76, ये है अटॉर्नी जनरल। ये मैं आपको बता चुका हूं। अभी अटॉर्नी जनरल कौन है इंडिया के वेणुगोपाल। एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करेगा गवर्नर, और इससे रिलेटेड आर्टिकल है 165। ये आपको भूलना नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे प्रेसिडेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है, तो ये कंफ्यूज मत कर देना कि हाई कोर्ट के जजेस हाई कोर्ट स्टेट का होता है तो उधर गवर्नर ही अपॉइंट करेगा हाई कोर्ट के जजेस को। नहीं,
गवर्नर जो है, जैसे वहां वो यूपीएससी के मेंबर्स को अपॉइंट करता है, यहां पे गवर्नर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करता है। अब इसको लेके एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है जो पेपर में बच्चों को तंग करता है? पेपर में ये पूछ लेगा कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को अपॉइंट तो गवर्नर करता है, ठीक है, लेकिन इस भाई से इनको हटाता कौन है, इनके मेंबर्स को? तो ये हटाने की पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है। तो ये थोड़ा सा घुमा हुआ सवाल बन जाता है कई बार, लेकिन हमने घबराना नहीं है, हमने यही इसको कवर कर लिया। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को हटाएगा कौन? आपका प्रेसिडेंट। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। इसके बाद में और क्या पावर होती है गवर्नर के पास? गवर्नर बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 साल। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए भी इतनी चाहिए, और नहीं, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल चाहिए, सॉरी, ये तो हो गया गवर्नर की। प्रेसिडेंट की भी इतनी होनी चाहिए, 35 साल, और आपके वाइस प्रेसिडेंट की भी 35 होनी चाहिए। ये जितनी भी एजेस है मैं आपको लिखवा चुका हूं पहले ही बहुत अच्छे से। गवर्नर की और क्या पावर होती है? देखो, जैसे प्रेसिडेंट की पावर होती है सेंटर में कि वो समन कर सकता है, प्रोरोग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है पार्लियामेंट को, लोकसभा को, वैसे ही गवर्नर विधानसभा के साथ ऐसा कर सकता है कि नया जब भी सेशन होगा तो वो नए सेशन, नई जनरल इलेक्शन जो है, नए नॉर्मल इलेक्शन जो है, तो उधर वो सबको बुलाएगा और वहां से जैसे कोई भी सेशन हो रहा है, बजट सेशन है, मॉनसून सेशन है, विंटर सेशन है, तो उसकी मीटिंग अरेंज कराएगा, ज्वाइंट सिटिंग करानी है गवर्नर कराएगा। तो ये सब पावर्स भी गवर्नर के पास होती है। एक पावर और क्या होती है गवर्नर के पास कि भैया विधानसभा से बिल आया गवर्नर के पास, अब गवर्नर क्या करेगा? जैसे प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है, गवर्नर यहां साइन करेगा, लेकिन आर्टिकल 200 के अंदर, यह आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, मेन मुद्दे पे आते हैं, आर्टिकल 200, इसके अंदर गवर्नर के पास पावर होती है कि उसके पास जो बिल आया है पास होकर के विधानसभा से, ठीक है, वो उसे कंसल्टेशन के लिए रख सकता है प्रेसिडेंट के लिए, मतलब कंसल्ट कर लेगा प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए, रेफर करने के लिए, टू रेफर टू द प्रेसिडेंट। उस बिल को रोक के वो पहले प्रेसिडेंट को दिखाएगा, एक तरह से नाम प्रेसिडेंट का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाता है, तो वहां पे ये बिल दिखाएगा कि ये पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये भी इसकी लेजिस्लेटिव पावर है। ये हो गई गवर्नर की पावर, लेजिस्लेटिव। एक और पावर मैं आपको इसकी बता देता हूं कि गवर्नर जो है वो आर्टिकल 356 बोले तो स्टेट इमरजेंसी ये लगवा सकता है स्टेट में, अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट पेश कर दे कि यहां की जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हुआ है, वहां पे ये हमारे हिसाब से नहीं चल रही है। ये कई बार लगी है आर्टिकल 356 इमरजेंसी के अंदर, मैंने आपको अच्छे से पहले बताया है, तो ये भी गवर्नर लगवा सकता है। दूसरी चीज, गवर्नर के पास पावर होती है किस चीज की? पार्डनिंग पावर, मतलब सजा माफ करने की, रिस्पाइट, रेमिट, ठीक है, इस टाइप की पावर, सजा माफ करने की पावर गवर्नर के पास भी होती है और प्रेसिडेंट के पास भी होती है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर आर्टिकल 72 के अंदर होती है। आर्टिकल 72 के अंदर प्रेसिडेंट कोई भी सजा माफ करा सकता है, और कैपिटल पनिशमेंट भी, कैपिटल पनिशमेंट बोले तो फांसी की सजा भी प्रेसिडेंट चाहे तो उसको माफ करा सकता है, लेकिन ये फांसी की सजा माफ कराने की पावर गवर्नर के पास नहीं होती। ये बाकी सेंटेंसेस कम जरूर कर सकता है, तो इसकी जो पार्डनिंग पावर है वो आर्टिकल 161 के अंदर आती है। समझ गए? तो ये सारी चीजें थी आपकी गवर्नर की सॉल्व हो गई। और यूनियन टेरिटरी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक हो जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करो। अभी बिल्कुल भी बच्चे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, फालतू की वीडियो हम बनाते नहीं है। काम की चीजें मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं। पूरा जीएस का इतना ब्रीफ कोर्स इतने कम समय में आपको कोई करा के नहीं देने वाला। ऐसा नहीं है, कई लोग क्या करते हैं कि 2 घंटे में पूरी पॉलिटी करा देंगे, 3 घंटे में ये कर लीजिए, ऐसे नहीं होता, टाइम लगता है चीजों में। जो बच्चा मेहनत करेगा इस टाइम पे उसी का सिलेक्शन होगा, इस बात को जान लो। कंपटीशन बहुत टफ है। ग्रुप डी में 1 करोड़ बच्चों ने फॉर्म डाला है, वैकेंसीज मात्र 1 लाख हैं। पेपर में बहुत देर हो रही है, ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा है, मुझे सब पता है, लेकिन हमको पढ़ाई नहीं रोकनी है, पढ़ना हमें है, रोज पढ़ना है। जीके का पोर्शन अच्छा खासा आता है। अब आ जाते हैं, व्हाट डज बाइकैमरल असेंबली मींस? द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? हिंदी वाले तो समझ ही गए होंगे, इतना आसान लिखा है। 2 सदन है जिसके लेजिस्लेचर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 असेंबलीज। इसका मतलब ये होता है विधायकों के 2 अलग विधान सभाओं में बांटा जाता है। तो ये मतलब होता है बाइकैमरलिज्म का। अभी मैं इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन बन रही है वो बता देता हूं। जैसे कि पार्लियामेंट में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। इसी चीज को
इसी चीज को बाइकैमरल स्ट्रक्चर बोला जाता है। और ये हमने लिया कहां से है, पहला सवाल, तो ये हमने लिया है इंग्लैंड से, ये बात जान लो। अब कई स्टेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन एक सदन से करना मुश्किल हो जाता है। कई स्टेट्स डिमांड रखते हैं कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी चाहिए, यानी विधानसभा के साथ हमें विधान परिषद भी चाहिए। तो ऐसे कितने स्टेट्स हैं हमारे कंट्री के अंदर कि जहां पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, और विधान परिषद के पास कुछ खास पावर नहीं रहती है, बस कार्यभार जो है थोड़ा सा बट जाता है। तो हम कैसे याद रखें उन 6 स्टेट्स को, तो ये 6 स्टेट्स जरूर पूछी जाती हैं आपके पेपर में। तो ये पड़ोसी पड़ोसी का सेट है। कैसे है मैं अभी आपको बताता हूं। देखो, बिहार और यूपी, इन दोनों में 2 सदन है। दूसरे पड़ोसी कौन है, तेलंगाना, तो अलग हो ही गया था आंध्र से 2 जून 2014, और ये आंध्र प्रदेश। ठीक है, आसान है। और एक सेट है आपका महाराष्ट्र और कर्नाटका का। तो इसे याद करना इतना आसान है, आप 3 नाम याद रख लो, उससे भी आप अंदाजा लगा लोगे। बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, कर्नाटका। इन 6 जगहों पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ये क्वेश्चन बनता है पेपर में, तो मैंने आपको करवा दिया। और क्या सवाल बनता है, देखो, जो विधान परिषद होती है ना, विधान परिषद की एक शर्त है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि विधान परिषद का जितना भी स्ट्रेंथ होगा, जितने भी लोग वहां पे, जितनी भी सीट्स दी जाएंगी एक स्टेट के अंदर, वो विधानसभा की 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए विधानसभा के अंदर आपके हैं 300 मेंबर, तो 300 मेंबर हैं, तो अगर उस स्टेट की विधान परिषद बनती है तो 100 मेंबर से ऊपर नहीं जानी चाहिए उसकी स्ट्रेंथ। दूसरी इसकी शर्त क्या होती है कि 40 मेंबर से कम ना हो, 40 मेंबर से कम ना हो, यानी कि जहां पे भी विधान परिषद बनेगी वहां पे कम से कम 120 सीट्स तो होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। इतना अगर आपको समझ में आ रहा है और ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इससे ये इंफॉर्मेशन बनती थी तो मैंने आपको बता दी। Who among of the following chief minister became the chief minister for the longest term? ठीक है जी, इस तरह का सवाल भी आपके पेपर में आता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहली चीफ मिनिस्टर, महिला चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी थी। दूसरा सवाल आपसे पेपर में क्या बनता है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे, तो वो थे पवन कुमार चैमलिंग, और ये थे सिक्किम के चीफ मिनिस्टर। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर थे कि कितने टाइम के लिए थे पता है, 24 साल और 168 दिन तक, इतना लंबा टाइम पीरियड इन्होंने काटा। किस पार्टी से बिलोंग करते थे? तो ये थी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, SDF। तो सिक्किम के ये पहले आपके चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो सबसे लंबा टाइम इन्होंने सर्व करा है। अब सेकंड नंबर पे कौन है इनके बाद, कई बच्चों को उसमें डाउट होता है, तो वो है ज्योति बसु। ज्योति बसु जो थे वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे, और इनका टाइम पीरियड भी अच्छा खासा है, 23 साल कुछ दिन है, 23 ईयर्स से ऊपर है, 23 ईयर्स प्लस, इतने टाइम पीरियड तक के लिए चीफ मिनिस्टर रहे। और ये कौन सी पार्टी से थे वो इंपॉर्टेंट है। पहले लेफ्ट की पार्टी थी यहाँ पे, CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिज्म, लेफ्ट लीनिंग पार्टी थी। अब उसके अंदर हम इतना डीप नहीं घुसेंगे, किसी दिन और बताऊंगा आपको कि लेफ्ट राइट सेंटर क्या होता है, आगे और कोर्सेज हम करेंगे तो उसमें हम ये चीजें जानेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन थी चीफ मिनिस्टर से जो आपकी इंफॉर्मेशन बनती है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Which of the following high courts has the largest jurisdiction in the country? अब बात हो रही है हाई कोर्ट्स की, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता सकता हूं, जितनी भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, सारी कर लेते हैं। पहले तो आर्टिकल्स कुछ जान लो। देखो, सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है वो है 124 कि हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। हाई कोर्ट का इसी में से आगे पीछे करके कर दो 214, 2 इधर आ गया, 1 उसके साथ चला गया, 214, समझ गए। अब एक हाई कोर्ट के लिए एक आर्टिकल है 231 आर्टिकल क्या कहता है कि आपका जो हाई कोर्ट है किसी भी स्टेट का, उसकी जुरिस्डिक्शन जो है, यानी जो उसकी पावर है, वो अपनी स्टेट के अलावा 2 स्टेट्स तक भी जा सकती है।
2 स्टेट्स या फिर प्लस कुछ यूनियन टेरिटरीज भी आ सकती हैं उसके अंदर। जरूरी नहीं है कि 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं तो इसका मतलब कि आपको 36 हाई कोर्ट बनाने पड़ेंगे, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश में टोटल कितने हाई कोर्ट है ये अपने आप में एक सवाल बनता है। तो हमारे देश में कुल मिला के हैं 25 हाई कोर्ट, ये एक सवाल बन गया। अब इस क्वेश्चन में भी आते हैं, काम करते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है अभी सारे कर डालते हैं। पहली चीज, हाई कोर्ट जो है, ऐसे कितने हाई कोर्ट हैं जिनकी जुरिस्डिक्शन अपने यहां तो है ही, उसके अलावा एक्सटेंड करी गई है दूसरे जगह तक। तो पहला आता है बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट, ब्रिटिशर्स ने 3 प्रेसिडेंसीज में एक साथ हाई कोर्ट बनाए थे, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। बॉम्बे की जो जुरिस्डिक्शन है वो जा रही है एक तो महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र, बॉम्बे हाई कोर्ट की, फिर दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली और गोवा, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गया बॉम्बे हाई कोर्ट का। फिर आ जाओ आप कलकत्ता। कैलकाटा हाई कोर्ट जो है उसकी जुरिस्डिक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्या सवाल बनता है कि अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड्स हैं उनका हाई कोर्ट कहां पड़ता है। तो ये कलकत्ता का हो गया आपका, वेस्ट बंगाल आ गया इसके अंदर, और अंडमान एंड निकोबार। अंडरस्टूड, ये चीज हो गई आपकी कलकत्ता। दूसरा सवाल ये बनता है कि सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है, सबसे पुराना, तो वो कलकत्ता हाई कोर्ट है। 1862 में ये बना था, 1862 में बना था कलकत्ता हाई कोर्ट। तो ये आपके कई सारे सवाल मैंने करा दिए और आपको इंफॉर्मेशन देता हूं अभी। लिखते चले जाओ, कॉपी में रुकना नहीं है बिल्कुल भी। आपको रुक गए तो फिर काम हो गया खराब। चीजें लिखते चलना। आप और भी पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, मात्र ग्रुप डी नहीं है, और भी एग्जाम्स हैं। सबके लिए ये कोर्स आपके लिए एक ऐसा बिल्डिंग स्टोन बन जाएगा ना, आपको खुद लगेगा कि हाँ यार बेसिक हमारा बहुत स्ट्रांग हो गया है और ये वही पेपर है। पहले वो तो कर लो जो पेपर में बार बार पूछा जाता है। और मैंने कोर्स ये वाला इसी तरीके से डिजाइन करा है, जो क्वेश्चन रिपीटेटिव मूड पे आपसे पेपर में पूछे जाते हैं वो सब मैं कवर करवा दूंगा आपके सब्जेक्ट वाइज। और आप अभी तक अगर बने हुए हो लेक्चर में और भी आपने देखे होंगे तो आपको ये चीज फील हो रही होगी कि हाँ यार हमारी चीजें कवर हो रही हैं, अच्छी तरीके से हो रही हैं। अब आ जाते हैं, मैंने बॉम्बे बता दिया, कलकत्ता हाई कोर्ट बता दिया, मेन है गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट देखो बनके कब तैयार हुआ था, कब बना था ये, तो ये 1948 में इसकी वर्किंग चालू हुई थी। गुवाहाटी हाई कोर्ट में टोटल 4 स्टेट्स का भार आता है। तो सबसे ज्यादा जुरिस्डिक्शन गुवाहाटी हाई कोर्ट की है, लार्जेस्ट जुरिस्डिक्शन ऑफ द कंट्री। 4 कौन कौन सी हैं, एक तो आप रख लो मिजोरम, फिर हो गया नागालैंड, इसके अलावा आपकी हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और एक है असम। ये 4 स्टेट्स का कार्यभार संभालता है हाई कोर्ट, किसका, गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो इसलिए इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा। अगला आपका क्या बनेगा, देखो मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट जो है इसकी जुरिस्डिक्शन कहां तक जाती है, तमिलनाडु और पुडुचेरी। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है केरला से कि केरला हाई कोर्ट जो है ये कहां तक सीमित है, एक तो केरला तक और दूसरा लक्षद्वीप। देखो लक्षद्वीप का जरूर पूछते हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये भी मैंने आपको बता दिया, केरला हाई कोर्ट हो गया। बाकी चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो है आपका पंजाब और हरियाणा दोनों को कवर कर लेता है। तो आई होप इतनी चीजें आपकी क्लियर होगी। हाई कोर्ट से बनने वाले मैंने काफी सवाल आपको करा दिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहाँ आ गए हम, ये पिछले क्वेश्चन पे आ जाओ। लिख रहे हो ना, साथ साथ लिखते रहना इसको। आप अभी थोड़े सब्सक्राइबर्स हमारे बढ़ेंगे, हम और अच्छा आपके लिए कंटेंट तो आपको अच्छा दे रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि बच्चे कितने आ रहे हैं, क्या कर रहे हो, वो आपकी ड्यूटी है, वो काम आपने करना है। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करवा रहा हूं। 10,000 का टारगेट रखा है, इसे आप जल्दी पूरा करवाओ, फिर आपसे लाइव मिलेंगे हम। लाइव क्लासेस तब शुरू हो जाएंगी यहाँ पे, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, क्वेश्चन पढ़ लो। द आर्टिकल इन पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 5 द यूनियन कहां से शुरू होता है, आर्टिकल 52 से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूनियन एग्जीक्यूटिव। पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द इंडिपेंडेंस, पावर ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड प्रोसीजर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद डैश सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं का वर्णन करता है। मेन बात वो सुप्रीम कोर्ट की कर रहा है, तो कुछ भी पूछ ले हम सुप्रीम कोर्ट को देख लेते हैं। वही सवाल उठा के बता रहा हूं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। देखो पहली चीज तो उसने खुद बता दी, देखो सुप्रीम कोर्ट पार्ट 5 में
आता है। आर्टिकल कहां से कहां तक होते हैं इसके, तो आर्टिकल 124 से 147 तक ये आता है हमारा पूरा सुप्रीम कोर्ट। पहली चीज तो ये अपनी कॉपी में लिखो। दूसरी बात ये लिखनी है सुप्रीम कोर्ट कहां बनेगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली आर्टिकल कौन सा पूछा जाता है आपसे पेपर में, 124 कि सुप्रीम कोर्ट बनेगा। हाई कोर्ट का मैं आपको बता चुका हूं 214। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जजेस होते हैं, जो आपसे पेपर में बार बार अभी प्रेजेंट में कितने हैं, 33 + 1। ये 1 जो है ये है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी 48 है NV रमन्ना, और 33 जो जजेस हैं ये साथ में इनका जो बाकी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इन सबको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बता दिया। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन लगती है वो देख लो। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए तो एक तो सिंपल है कि सिटीजन ऑफ इंडिया आपको होना चाहिए, भारतीय सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका क्या है कि आपको 5 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए। नीचे हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के जज बने रहने का, हाई कोर्ट का जज का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का। अब ये इन सक्सेशन होना चाहिए, 5 साल हो सकता है ये एक साथ होना चाहिए कि आप दूसरी जगह ट्रांसफर हुए, 2 कोर्ट हो, 3 कोर्ट में आप लगे, लेकिन तीनों का जो है ना समूह एक साथ 5 साल का टेन्योर होना चाहिए। तो ये है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। या फिर और अगर ये नहीं है क्वालिफिकेशन तो या तो 10 साल का इन सक्सेशन कॉन्टिन्यूएशन के अंदर आपको हाई कोर्ट का एडवोकेट, तो उस बंदे को या तो उसे 10 साल का एक्सपीरियंस हो हाई कोर्ट में एडवोकेट होने का, या 5 साल का एक्सपीरियंस हो हाई कोर्ट में जज रहने का इन सक्सेशन। अब सुप्रीम कोर्ट का जज जो है उसकी रिटायरमेंट एज क्या होती है, वो होती है 65 वर्ष। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 65 इयर्स। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए आपकी उम्र 62 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये है कि इससे ऊपर ही क्वालिफिकेशन में आ गया कि 62 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये रिटायरमेंट एज है सुप्रीम कोर्ट के जज की, और दोनों को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना आसान बात नहीं है, उसके लिए पूरा रिमूवल प्रोसीजर होता है। 2/3 मेजोरिटी से पार्लियामेंट इसको हटा सकती है, लेकिन बहुत आसान नहीं होता सुप्रीम कोर्ट को हटाने, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना। तो ये बहुत ही एक मुश्किल टास्क होता है। अब सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं। एक तो है आर्टिकल 31। एक तो मान लो सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है, 3 इसकी जुरिस्डिक्शन होती है। एक तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एक एपिलेट जुरिस्डिक्शन और एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। 131 में आती है इसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जो मेन काम होता है सुप्रीम कोर्ट का, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब इसके अंदर क्या बोला गया है, मोटा मोटी आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि अगर 2 स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है या यूनियन और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है, इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, तो वो आता है उनके बीच में जो भी उनका केस चलेगा वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है सुप्रीम कोर्ट के। एक इसके अंदर आता है आपका रिट जुरिस्डिक्शन, वो मैं आपको बता चुका हूं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्रिटोरी, प्रोहिबिशन और को वारंटो, सर्शरी और को वारंटो। तो रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का आता है 32 में। अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट बदले में रिट लागू कर देगा, और वो आर्टिकल 32 के अंदर कर सकता है। जबकि हाई कोर्ट रिट कौन से आर्टिकल के अंदर करता है, 226 के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट 32 और रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट 226। मुझे पता है एकदम से आर्टिकल याद नहीं हो रहे होंगे, टेंशन मत लो, 1-2 दिन में एक साथ क्लास करा दूंगा जिसमें आर्टिकल अमेंडमेंट शेड्यूल एक साथ लिखवाऊंगा, और वही लिखवाऊंगा जो याद करने हैं, क्योंकि वो पेपर में आते हैं। उसके अलावा मैं बाहर नहीं हाथ पैर मरवाऊंगा आपके। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। इससे सुप्रीम कोई है ही नहीं, कोर्ट ऑफ अपील। एंड में सारे केसेस के जो अपील्स होती हैं, इसे बोलते हैं एपेलेट जुरिस्डिक्शन। हाई कोर्ट से अपील जाएगी, नीचे सबऑर्डिनेट से ऊपर जाएगी, फिर हाई कोर्ट पे जाएगी, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट तक वो जा सकती है। तो जितनी भी अपील्स होती हैं उसके ऊपर एपेलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट का आता है। आई होप आप समझ गए होंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जुरिस्डिक्शन है जिसे हम जानते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के नाम से। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कम्स अंडर आर्टिकल 143। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है कि
अगर प्रेसिडेंट को कोई भी लीगल एडवाइस लेनी है किसी भी मैटर पे तो वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। तो दिस इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन 143। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं आगे। देखो हाई कोर्ट के बारे में मैंने क्या बताया था कि हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी उम्र, अगर आपको हाई कोर्ट की क्वालिफिकेशन के अंदर आता है 62 साल से प्लस नहीं होना चाहिए बंदा, इस बात को समझ लेना। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपना रेजिग्नेशन देते हैं प्रेसिडेंट को। कौन किसको रेजिग्नेशन देता है वो क्वेश्चन मैं आपको सारे करवा चुका हूं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर मजा आ रहा है सेशन में, आपको लग रहा है कि हाँ हम चीजें लेके जा रहे हैं अपने साथ, अब करवाने को वही बात है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ हर क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवा सकता था, लेकिन उन क्वेश्चंस में टाइम ज्यादा जाता है। मैंने एक एक क्वेश्चन के थ्रू आपको 20-20 करवा दी और वो करवाए हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ वैसे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूं अपनी नोटबुक खुद बनाओ। सब्जेक्ट वाइज चल रहा है हमारा कोर्स, ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको कंटेंट मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि बीच में से मैंने स्टैटिक जीके उठा लिया, फिर हिस्ट्री उठा लिया, ज्योग्राफी उठा लिया और सबको मिक्स करके आपके दिमाग में खिचड़ी बना दूं। हमारा वो मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव है कंसेप्ट पे चलना और इसी चीज को आराम से समझते हुए, चीजों का भी टाइम है, आराम से पढ़ो। 2-3 महीने में आपका कोर्स जो है उससे पहले ही आप इसको रिवाइज करके साइड लगा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टू बी एलिजिबल एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अ पर्सन मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन हाई कोर्ट फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ, अभी बताया था मैंने, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में डैश वर्षों के न्यूनतम अवधि तक का कार्य का अनुभव होना चाहिए। अगर वो कोर्ट के हाई कोर्ट के जज की बात कर रहा है कि मतलब जज का एक्सपीरियंस 5 साल का लगेगा और अगर एडवोकेट है तो वो 10 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में करवा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, सुप्रीम कोर्ट कब बना था इंडिया का, प्रॉपर इंडिपेंडेंट इंडिया का 26 जनवरी 1950 के अंदर। ठीक है, ये आपको डेट ध्यान रखनी है। सुप्रीम कोर्ट की वैसे एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, ब्रिटिश राज के अंदर, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। वॉरेन हेस्टिंग्स सबसे पहले गवर्नर बनाए गए थे, गवर्नर जनरल। तो ये बात है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री से लेके कोई भी डाउट है, वैसे तो मैं आगे करवाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी, लेकिन अगर आपको कम समय में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री समझनी है तो उसके लिए मैंने एक मैराथन रिकॉर्ड कर रखा है, 2 घंटा, पूरे 2 घंटे का मैराथन है वो। 2 घंटे में वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने उठा के बताए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। आपको खुद लगेगा कि आपका बेस स्ट्रांग हुआ है, एक बार जाके उसे देखना जरूर, आपको मजा आ जाएगा वो लेक्चर लेके, ये मेरी गारंटी है। अगर कोई डाउट हो, अगर आपने मेरे से बात करनी हो तो रेडियन लर्निंग नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। कहां हुई थी, तो कलकत्ता के अंदर हुई थी, कैलकटा। ठीक है जी, ये अंग्रेजों ने करी थी, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है आजाद भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट 26 जनवरी 1950 में हुई थी। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी बस 2 क्लासेस और बची हैं, इसमें आपका पूरा पॉलिटी खत्म हो जाएगा। इतना कि हाँ, आप अब कोई भी टीचर अगर ये बोल रहा है कि इससे बाहर नहीं आएगा तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं आपसे झूठ बोलूं, हाँ, लेकिन ये जो मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं 99% चांस यही है इसी में से आएगा। इससे बाहर जाना मुश्किल है थोड़ा। ग्रुप डी, एसएससी, इन लेवल्स के अंदर जो रिपीटेड ट्रेंड है मैं उसी पे चल के लाया हूँ आपके लिए, क्योंकि ये अपने आप में रिवीजन कोर्स है। अगर टॉपिक वाइज पढ़ना है तो वो हम आगे शुरू करेंगे सीईटी एग्जाम्स के लिए, लेकिन अभी आपको कम टाइम में ज्यादा फायदा उठाना है। बच्चे सोचते हैं कि हम 2 घंटे में सारा कर लें, सारी हिस्ट्री, सारी पॉलिटी 2-3 घंटे में इतने टीचर्स लेके आते हैं, वो आपके साथ धोखा है। समझना इस बात को, और आप इस कोर्स को लेना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ 6 से 7 क्लासेस के अंदर 1 हफ्ते में सर ने पूरी खत्म करवा दी। Who was the first Muslim female judge of Supreme Court? अब क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से जो फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं मैं वो भी आपको करवा देता हूं। सबसे पहले चीफ जस्टिस आप ध्यान रखेंगे, CJI। सबसे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? हरिलाल जे कनिया, HJ कनिया, ये नाम आपको ध्यान रखना है। अभी प्रेजेंट में कौन से CJI चल रहे हैं, तो इनका नंबर आपको ध्यान रखना है 48। इनका नाम है NV रमन्ना। ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया। अब इससे पहले कौन हुआ करते थे? इससे पहले थे 47th
47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम था शरद अरविंद बोबडे। शरद अरविंद बोबडे, थोड़ा अजीब सा नाम है लेकिन याद रखना पड़ेगा। इतना तो आपको पता होना चाहिए, 46 तक पता होना चाहिए। वैसे तो 46 भी आपको बता ही देता हूं। 46 थे कौन? 46 थे रंजन गोगोई। रंजन गोगोई, इतना तो याद रखना चीफ जस्टिस के बारे में। अभी बात हो रही है चीफ जस्टिस की, बात नहीं हो रही जो बाकी पैनल होता है जजेस का, उसमें से अभी तक कोई महिला चीफ जस्टिस नहीं बनी है। मुस्लिम फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये कौन बनी थी? तो अगर वो पूछ ले फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तब भी आंसर यही होगा। अगर वो पूछे फर्स्ट मुस्लिम फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तब भी आंसर यही होगा। आंसर होगा जस्टिस एम फातिमा बीवी। तो ये हो गए आपके सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं। हाँ है यार अभी। विच इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? बताया था, ये मैं करवा चुका हूं आपको, कैलकाटा 1862। ठीक है, ये मैंने आपको करवा दिया था। क्वेश्चंस देखो आप, मैं मुश्किल से 8-10 लेके आया और कितना मैंने टॉपिक आपका कवर कर दिया कम से कम टाइम के अंदर। ऐसे ही हमारी पहले 5 क्लासेस आ चुकी हैं, आज की 6ठी थी, 2 और आएंगी। पॉलिटी का आपका निपट जाएगा, एग्जाम देने लायक हो जाओगे। इसको बार बार रिवाइज करते रहना, अभी टाइम कम है, इससे बाहर मत जाना। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो और उसको बार बार रिपीट करो कि जितना पढ़ा है वो हमारे दिमाग में रहे। यही आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।